जोहार। आप सबों को नए साल की बहुत बहुत शुभकामनाएं और कुडुख वर्ल्ड चैनल में आप सभी का स्वागत है। लूथर तिग्गा और झुर्नी उरांव का नाम आप लोगों ने सुना होगा, सोशल मीडिया के माध्यम से, न्यूज़पेपर के माध्यम से और अन्य अन्य माध्यमों से लूथर तिग्गा और झुर्नी उरांव काफ़ी सुर्खियों में रहे हैं। लूथर तिग्गा और झुर्नी उरांव 1958 यानी कि 60-61 साल पहले कुडुख में फिल्म में काम किए थे। तो लीजिए, प्रस्तुत है लूथर तिग्गा से एक विशेष साक्षात्कार। और जैसा चाहा था वैसा नहीं हो पाया, आगे बहुत ऊंचाई तक नहीं पहुंच पाया, इसलिए मन में खुटक भी आया। आगे बहुत ऊंचाई तक नहीं पहुंच पाया, इसलिए मन में खुटक भी रहती थी। तो इसलिए इस बात को जिस तरह से आदमी स्वप्न देख करके भूल जाता है, तो हमको 18 दिसंबर 2018 में एक क्लिप मिला, इंडस्ट्री बी प्रिपेयर्ड फॉर स्टारवेशन, यही उनका। आप मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया और अखबार की सुर्खियों में आगे और कई मीडिया वाले आपके घर पर आकर के आपसे इंटरव्यू लिया और आपका नाम और आपके बारे में कई अखबार पेपर में भी देखने को मिला है। तो इन सब सुर्खियों में आप आ गए, इसका श्रेय आप किनको किनको देना चाहेंगे कि आप मतलब किन लोगों ने मदद की आपको सुर्खियों में लाने का? इसका श्रेय श्री निम्हा सेक्का, जो रायपुर ऑल इंडिया रेडियो में कार्यरत हैं, उनका संवाद वंदना टेटे जी और पंकज जी से हुआ था कि हमारे श्री लूथर तिग्गा के बारे में खोज पूछ करके जानकारी हासिल करें, काहे कि इतनी लंबे अवधि के बीच में एक तरह से वो गुम सा हो गए हैं। यूनुस कुजूर भी बीच में आकर के खोज पूछ करके गए थे। तो इन्हीं लोगों के माध्यम से, और खास करके निम्हा सेक्का जी का अथक परिश्रम का ही परिणाम है कि मैं अभी इस इंटरव्यू में बोल पा रहा हूँ। उन्हीं का परिश्रम का फल है कि आप लोगों तक ये संवाद और ये दृश्य पहुँच सके, जिसके लिए मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ निम्हा सेक्का साहब को भी, और वंदना टेटे जी को भी, और पंकज जी को भी, और यूनुस कुजूर जी को भी। क्या आप फिल्म अजांत्रिक के अलावे भी किसी फिल्म में काम किया है, जैसे डॉक्यूमेंट्री फिल्म वगैरह में? हाँ, ऋतु घटक के साथ में हम लोग आदिवासी समुदाय के बारे में डॉक्यूमेंट्री फिल्म बनाए थे। उसमें पूरे साल का कैलेंडर उनको बताया था, उनके कल्चर के बारे में बताया था और उनके नाच गाना के बारे में बताया था। ऋतु घटक बहुत प्रभावित हुए, इसलिए कि उनको नागपुरी आती नहीं थी, हिंदी कम आती थी, और बंगला तो हम एक्सप्रेशन हमारा ठीक था, इसलिए बंगला में उनको हम एक्सप्रेस करके मुझे अच्छी तरह से उनको समझा दिए थे। तो डॉक्यूमेंट्री फिल्म बना, और डॉक्यूमेंट्री फिल्म बनने के बाद में वो तो जो शूट किए वो सब तो लेते गए। हमारे पास कोई ऐसा साधन नहीं था कि उस डॉक्यूमेंट्री को हम अपने कॉपी करवा के रखते थे। वो प्रोजेक्टर हमारे पास में था नहीं, उसमें इतना डेवलप। अभी जो है सब कलर्ड रंगीन टीवी बहुत डेवलप ये हो गया। उस समय ब्लैक एंड वाइट था, इतना डेवलप नहीं था, नहीं कर सके। इसका तो मतलब आप अजांत्रिक फिल्म, बंगला फिल्म या कुडुख फिल्म कहिए, उसके अलावा डॉक्यूमेंट्री में भी काफ़ी काम किया है। हाँ, बहुत मेहनत किए, बहुत काम किए। और उसके साथ में, इस फिल्म के साथ साथ में हम लोग जो मधुमती, जो विमल रॉय द्वारा निर्देशित और स्टोरी राइटर ऋतु घटक, इसके द्वारा में भी हम लोग ने बहुत इस परिश्रम से उसका स्टोरी का छानबीन किए, उसमें प्लॉट आउट किए। ऋतु घटक बोले थे कि भाई इसमें ये अभिनेता काके देखो, दमन बोले। हम सोचे 1 मिनट 1-2 सेकंड सोचे, उसके बाद बोले कि नहीं, इसमें दिलीप कुमार को दीजिए। एकदम बगैर कुछ क्षण सोचे ही वो ओके हो गया। दिलीप कुमार उनका एक एक्टर मधुमती का, और अभिनेत्री तो वैजयंती माला,
वो भी अप्रूव हो गया। मैंने ऋत्विक घटक जो हैं तो अपने से भी हमको महान वो समझते थे, कलाकार में समझते थे। मैं तो ऐसा नहीं समझता था, लेकिन उनका हाव भाव से ऐसा ही लगता। नहीं, आप वाकई में एकदम कलाकार लगते हैं। अभी भी मैं देख रहा हूँ आपके चेहरे से कलाकारी नजर आती है, तो तारीफ के काबिल तो है ही। और वाकई में आपको योग्यता थी, इसलिए ऋतु घटक जी भी आपको वो सम्मान दिया करते थे। फिल्म में अगर अभिनय का अगर बात लिया जाए, यहाँ एक मेरे गांव अगड़ू में शूटिंग हुआ था, जो पीछे में बैलगाड़ी सब रखा हुआ था, गांव का दृश्य है। उसमें कुछ 7-8 मिनट का शूटिंग हुआ। और रामगढ़ का जो रांची रोड रेलवे स्टेशन है, वहाँ 7-8 मिनट का शूटिंग हुआ। तो यहाँ पर अभिनेत्री का भी संवाद हम ही को गढ़ना पड़ता था, और एक्शन भी हम ही को बताना पड़ता था कि अभिनेत्री को किस तरह से आँख तरेगना है, किस तरह से नाराजगी प्रकट करना है। तो यहाँ मतलब आप खुद का अभिनय के साथ साथ में हमको डायरेक्शन का भी काम करना पड़ा था। ये गौरव की बात। मतलब आप अभिनेता और डायरेक्टर दोनों हैं। चलिए, हमारे लिए काफी खुशी की बात है। अभिनय के बदले में आपको कितने पैसे मिलते थे? आपने अभिनय से कितना रुपया कमाया है? इस अभिनय के क्षेत्र से जहाँ तक रुपया पैसा संबंधी लेन देन के मामला में है, सो जीरो है। और मैंने जो भी अभिनय किया, निर्देशन किया, डायरेक्शन दिया, सब अपना एबिलिटी को उजागर करने के लिए, अपने समाज को आगे बढ़ाने के ख्याल ही से किया। पैसे के लिए हमने नहीं किया। एक रोज़ ऋतिक घटक आर्या होटल में बैठे हुए थे और अपने मैनेजर को बोले कि तुम्ही गे टिगर संगे जे कुछ लेन देन आछे से क्लियर करो। तो वो मैनेजर आकर के बोले कि टिगा साहब को तो पैसा चाहिए। तो हम तो ये बात नहीं सोचे थे। हम दौड़े दौड़े गए उनके पास, ऋतिक घटक के पास में। तो हम लगे, ऋतिक दा ये की कथा হচ্ছে? আমি তো কাজের জন্য কাজ করেছিলাম, আমি তো টাকার জন্য তো কাজ করিনি। কোনোদিন টাকার সম্বন্ধে টাকা নিয়ে কাজ করব সে ভেবে তো আমি কোনো কাজ করিনি। সেটা আমার পয়সা তো আমি নেব না। তো বলে কে থাক থাক, আমি তুমিকে দিয়ে দিচ্ছি। তুমি যদি पैसा ना निस, यदि तुम पैसा नहीं लोगे तो इसमें टेक्निकल एक फॉल्ट आ जाएगा कि इसको बहला फुसला करके, डरा धमका करके ये फिल्म में इसको काम कराया गया है। पैसा नहीं लोगे तो यही समझा जाएगा फिल्म इंडस्ट्रीज के लोग या कि उससे संबंधित लोग कि इसको आदिवासी है, डरा धमका के काम कराया है, इसलिए पैसा तो लेना ही पड़ेगा। तब हम बोले ठीक है। तो जा करके तब बोले कि हमको 300 रुपया दीजिए। मतलब आपने पूरा फिल्म में काम करने के लिए मात्र 300 रुपया पैसा लिया है? हाँ, तो वो भी बचने के लिए। यहाँ जो लांछना लगती, लोग कहते कि इसको आदिवासी है, बुड़बक है, इसको इसलिए इसको डरा धमका के इसको काम करवाया है। कहने से बचने के लिए उसको एग्रीमेंट हमको साइन करना पड़ा, अन्यथा तो हम वो भी नहीं लेते। हम बोले कि ऋतिक दा आप झारखंड में आए हैं, झारखंड में मेहमान नवाजी बहुत बड़ी बात होती है कि आप हमारे यहाँ आए हैं, इसलिए आपको जहाँ तक आपको हमको मदद करना कर्तव्य है। ये छोटनागपुरी आदिवासी लोगों का ये खून में है, नेचर में है, खून में है, चरित्र में है ना। सुर्खियों में आने के बाद अब आप कैसा फील कर रहे हैं? भाई देखिए, हमको तो जो 60-65 साल पहले थे वैसा ही लगता है। वही हवा पानी है, वही सूरज, वही आकाश, वही रोड घर दरवाजे, शहर वही लगता है। हमको तो ऐसा नहीं लगता है कि हम कोई बहुत
बहुत बड़ा महारथी है। तीर मार दिया ऐसा बहुत बड़ा तीर मार दिया ऐसा तो नहीं लगता। बहुत बड़ा महारथी है, बहुत बड़ा तीर मार दिए हैं, ऐसा तो अभी भी नहीं ऐसा लगता नहीं, लेकिन हम लोग तो ऐसे ही महसूस कर रहे हैं कि आपने सबसे पहले कुड़ुख में फिल्म बना करके न केवल कुड़ुख भाषा को बल्कि हमारे उरांव समुदाय को, कुड़ुख समाज को भी आपने आगे बढ़ाया, ऊंचा किया है, नाम रोशन किया है। और इसी वजह से हम लोग आपको खूब प्रचारित कर रहे हैं या तो सुर्खियों में लाने की पुरजोर कोशिश कर रहे हैं। धन्यवाद इक्का साहब, यही आप ही लोग का मेहरबानी है कि जितना दैनिक जागरण, दैनिक भास्कर इत्यादि में जो भी आया है, ये पंकज जी का एडिटिंग के माध्यम से आया है और इसके पीछे आपका पूरा सहयोग है। आप लोगों का जो पब्लिसिटी करने का, खोजबीन करने का जो तौर तरीका है, जो मीडिया लिए हैं, इसके लिए हम बहुत आभारी हैं आप लोग का, टेटे मैडम का भी और पंकज साहब का भी, इक्का साहब का भी, यूनुस कुजूर साहब का भी हम बहुत आभारी हैं कि हमको ढूंढने के लिए इन लोगों ने बहुत अथक परिश्रम किया है। परिश्रम जो है फलदायी होता है, ये बात इन्होंने कर ही के दिखाया। इसलिए हमको उस समय जो हमको मिलना चाहिए था वो नहीं मिल करके, वो हमको प्रशंसा अभी मिल रही है, हमको बहुत खुशी महसूस हो रही है और हम तहे दिल से सभी लोगों का धन्यवाद देना चाहता हूँ। तिग्गा साहब, आपकी उम्र क्या है? 87 ईयर्स चल रहा है। अच्छा, काफी बुजुर्ग हैं, लेकिन आपके चेहरे पर कमर के नीचे जरूर आपको कुछ समस्या है, लेकिन उससे ऊपर ये सब है बोलना, ना, चेहरे में आपकी आवाज और आपके चेहरे की बुलंदियां अभी भी है और अभी भी आप एक अभिनेता ये सब जैसे लगते हैं। आउट ऑफ ट्रैक जैसा बात लग रहा है, लेकिन नक्षत्र फिल्म लाइन में ही, लेकिन खेलकूद के मामला में भी मैं बहुत अव्वल रहा। खास करके टेलीकम्युनिकेशन डिपार्टमेंट में जब से था, तब से फुटबॉल तो प्रिय हमारा खेल था ही था, इसलिए ऑल इंडिया रिप्रेजेंट तो करता ही था डिपार्टमेंट की तरफ से। हॉकी में भी उसी तरह से चैंपियन था और उसमें भी ऑल इंडिया करता था। 110 मीटर हार्डल्स, 400 मीटर हार्डल्स इत्यादि में भी मैं स्टेट चैंपियन रह चुका हूँ और उसका भी रिकॉर्ड अभी तक है। हाई जंप में 5 फीट 9 इंच का मैं वोल्ट कर पाया हूँ, जो मेरा बिहार सरकार या जिसमें कंबाइंड बिहार था उस समय का रिकॉर्ड बना हुआ है, वो अभी तक किसी ने नहीं तोड़ पाया है। तो फिल्मी लाइन के अपार्ट जो कहेंगे तो इसमें भी हुआ है, खेल कूद में भी हुआ है। माने आप जो है एथलेटिक्स में भी काफी अव्वल नंबर के खिलाड़ी रहे हैं। हाँ, अव्वल नंबर के खिलाड़ी रहे हैं। आप जब एक युवा हुआ करते थे और अब एक बुजुर्ग हैं, पहले और आपके उरांव या यूं कहिए आदिवासियों में क्या फर्क नजर आता है? ऐसा है, पहले का समय में बहुत सिंपलिसिटी था, लोग सीधे साधे थे, एक दूसरे से मिलने जुलने, लेकिन जैसे जैसे लोग पढ़ते लिखते गए, बुद्धिमान होते गए, उस तरह स्वार्थपरता बढ़ती जा रही है। एक दूसरे से मिलना जुलना पसंद नहीं करते हैं, वो लोग केवल अपने निर्माण के लिए, अपने कुटुंब के निर्माण के लिए ही में पसंद हैं। समाज के लिए या सामाजिक काम के लिए ये लोगों का रुझान नहीं है। ये लोग पढ़ लिख करके अपना बड़ा ओहदा पा करके पत्नी बाल बच्चों के साथ में ज़िंदगी व्यतीत करें, इसी तरह का रुझान और कल्चर जो है सो पनप रहा है। संगठित होकर के सामूहिक रूप से आगे बढ़ेंगे, इस तरह का मतलब आदिवासी में पहले सामूहिकता एक जीवन शैली थी। लोग एक दूसरे को मदद करते थे खेती बाड़ी में, या है ना, जैसे रोपना करते थे पहले, तो उसमें पूरा सामूहिक रूप से गांव के लोग उसकी मदद करते थे।
मतलब गांव में सामूहिकता और एकता बहुत जोर शोर से पहले पाई जाती थी, इसमें कमी आई है, आपका कहने का मतलब ये है। कमी आई है, पढ़ लिख गए हैं तो स्वार्थपरता ज्यादा हो गया, स्व मन अपना निजी के ही लोग में केंद्रित रहते हैं। मतलब लोगों का जीने का जो दायरा है अपने परिवार और अपने तक सीमित लगभग हो गया है। हाँ, अब मैं आपसे पूछना चाहता हूँ कि छोटा नागपुर में ईसाइयत का आगमन 1845 में हो गया था। क्या ईसाइयत के आने से उरांव लोगों के बीच आपसी भाईचारे और स्नेह भाव में फर्क पड़ी थी? आपका जो उस समय जब बचपन या युवा अवस्था में थे उस समय के संदर्भ में मैं पूछ रहा हूँ। हाँ, ऐसा है कि उस समय का जीवन बड़ा कठिन था। जमींदारी प्रथा हावी पर था। जमींदारी राजा महाराजा लोगों को चलती थी। ठेवना से नीचे तक का धोती पहना, अगर कोई दिख गया तो उसको अपना दरबार में ले जाकर उसको पिटाई कराई जाती थी। मतलब कि उन लोगों के बराबर में जो राजे महाराजे थे, जमींदार थे, वो अभी जो है सो कपड़ा छाता, जिसको पहले बांस छाता इस्तेमाल होता था, बांस का बना हुआ छाता, उस समय कपड़ा छाता पकड़ करके चलना भी बहुत बड़ा दूर और सजा का भागीदारी के लिए उस सजा निर्धारित की जाती थी, इसलिए कपड़ा छाता भी नहीं इस्तेमाल करते थे। तो उसका आप सोच सकते हैं कि उस समय कितना मतलब कष्टमय जीवन जो है सो आदिवासी समाज, मतलब जो उस समय के जो जमींदार थे, गुल्लर बेलर जिसको कहते हैं, उनके द्वारा सताव होती थी। उनके द्वारा सताव। मेरा पूछने का और ही मतलब था कि जैसे 1845 में ईसाइयत का आगमन हुआ और कई लोग ईसाई बन गए, तो ये कुछ लोग उरांव लोग ईसाई बन गए, और ये ईसाई बन जाने से जो कि यूँ कहें कि जो पुराने धर्म में हैं या थे और जो बदल गए थे ईसाई धर्म में, तो इन दोनों के बीच में कुछ भेदभाव जैसी कोई बात थी उस समय? हाँ, तो उनको ईसाइयत होने के चलते जो है सो उनको बहुत प्रोटेक्शन भी मिला। उसको सरकार जो है उसमें तो अंग्रेज सरकार थी। हाँ, और इसलिए इन लोगों को प्रोटेक्शन भी मिला। जमींदार इन लोग का जोर जुलूम से छुटकारा भी मिला। और अभी भी वो बात जो है सो कुछ राजनीतिक संगठन, राजनीतिक दल जो है, राजनीतिक संगठन अपना खिचड़ी या रोटी सेकने के लिए, जिसको आजकल वोट बैंक बोलते हैं, हाँ वो लोग जो वोट है बैंक बनाने के लिए, हाँ, किसी को ये लोग सरनाम नाम करके और किसी को ये लोग जो है ईसाई नाम करके भेदभाव डाल करके फूट डालने का कोशिश कर रहे हैं, जो अच्छी बात किसी के हक में भी नहीं है। संगठन हम लोग ज़्यादा संगठित हो सकते थे इस तरह से अगर फूट फाट के प्रभाव में नहीं आने से। यानी कि ये परिदृश्य अभी देखने को मिल रहा है, अभी देखने राजनीति की वजह से। राजनीति के पहले कैसा था? पहले जैसे नया नया जब कई लोग ईसाई बन गए थे उस समय ऐसा ईसाइयों में और जो उस समय पहले के अनुसार में उसमें भाईचारा सब था, एक दूसरे से मिलना जुलना, जो गिरा पड़ा हुआ जो खेती गृहस्थी के काम हुआ, जैसे रोपा डोभा हुआ, शादी ब्याह हुआ, सब में सबका मिलना जुलना सब हो, एक साथ उठते बैठते थे और सामूहिकता उस समय बरकरार थी, उसमें कोई भेदभाव नहीं था। यही कह रहे हैं ना? तो लेकिन तिग्गा साहब, अभी जो झारखंड चुनाव हुआ है जिसका रिजल्ट ये 2 दिन पहले आया था, तो उसमें जो व्यापक रूप से आदिवासी लोग एक मत होकर के मतदान किया और यहाँ के जो लोकल पार्टियां हैं उसको विजयी करवाया, उससे लगता है कि लोगों में जागरूकता आ रही है और लोग समझने लगे हैं कि आदिवासी हित उसी में है कि हम एकता में रहें, सामूहिकता में रहें। राजनीतिक बहकाव में अगर ना आए और उनको चाल समझ करके इसमें भेदभाव की नीति को जो है सो छोड़ें, तो सचमुच में यहाँ जो है सो आदिवासी लोगों का कल्याण ज़्यादा हो सकता है। जल जंगल जमीन इत्यादि का बचाव हो सकता है। यहाँ खनिज संपदा से भरा हुआ झारखंड है, इसकी भी रक्षा हो सकती है। लेकिन ये जो भेदभाव की नीति त्याग दें, आपस का भेदभाव का नीति छोड़ दें।
यानी कि हम लोगों को राजनीति से, जो राजनीतिक पार्टियां तो करती ही है इस तरीके से, मैंने एक दूसरे को लड़ाना, भेदभाव कराना, नफरत पैदा करना, तो इन सब चीजों से ऊपर उठना चाहिए, यही कह रहे हैं। हाँ, इन सबसे ऊपर उठना चाहिए। अगर हम लोग सबसे भेदभाव से हम लोग ऊपर उठ गए, आपसी भेदभाव हम लोग मिटा पाए, तो वास्तव में झारखंड है जो सोना का, जिसको चिड़िया बन जाएगा। कहते हैं, वो बन जाएगा। यहाँ जंगल, जंगल, पानी का मिलता है, जंगल के भी मिलता है, यहाँ और सब मिलता सबसे है। बड़ी बात है कि खनिज जो पदार्थ है तो हमारे झारखंड में भरा पड़ा है। सभी तरह का कोयला, सोना, चांदी इत्यादि, अभ्रक इत्यादि सब मिलता है। सभी चीजें यहाँ है। मैंने एक धनाढ्य राज्य होने के बाद, आदिवासी बहुल क्षेत्र होने के बाद भी आदिवासी लोग यहाँ पिछड़े हैं। इसमें सुधार हो सकती है, सिर्फ हमें एक होने की जरूरत है। एक होने की जरूरत है। आपसी भेदभाव अगर हम मिटा पाए, ये समृद्ध राज्य ही होगा। कोयला हमारे यहाँ से जाता है दूसरे देश में, दूसरे प्रांत में फैक्ट्रियाँ लगती है। कुड़ुक भाषा, कला, संस्कृति और उरांव लोगों के विकास के संबंध में और आप क्या सुझाव देना चाहेंगे? हम खास करके इसमें युवा वर्ग को आह्वान करना चाहता हूँ कि इस ओर युवा वर्ग का ध्यान कम है। युवा वर्ग जो है सो पढ़ लिख करके केवल अपना ही परिवार तक ही सीमित रह जाता है। तो उनको चाहिए कि वो समाज के लिए भी कुछ करें, समाज का बढ़ती के लिए भी कुछ सोचें, कुछ करें, संगठित करें। इनमें से होने वाली जो कार्यक्रम है उस पर ये लोग मैंने भाग लें, ये लोग, और उसी तरह का अपना दिलचस्पी दिखाएं, समय दें। अपना जीना तो जीना है ही है, लेकिन साथ में कुटुंब, समाज और जो अपना भूखंड है उसके लिए भी योगदान दें। और दूसरी चीज़ तिग्गा साहब की, हमारे लोगों को नशापान तो खैर कल्चर में समा हुआ है, इसलिए कल्चर में वो तो रहेगा ही रीति रिवाज के तौर पर, लेकिन नशापान भी कम करना पड़ेगा और शिक्षा में विशेष रूप से ध्यान देना होगा। आपका क्या विचार है इस संबंध में? नशापान जो है सो हम लोग आदिवासी समुदाय में एक कोढ़ के जैसा है, एक रोग के जैसा है, जो कि घून के जैसा है, जो कि नशापान जो है तो उसको खाया जा रहा है। नशापान की के चलते हम लोग जो हैं अपना सुध-बुध खो देते हैं, अपनी एकता खो देते हैं, द्वेष और वैरभाव को पनपने में मदद मिलता है। इसमें ये नशापान ही के चलते आपस में वैरभाव भी होता है, भेदभाव भी होता है, एक दूसरे से अनबन भी होता है। इसलिए मेरे विचार से तो नशापान अगर पूर्णतः अगर हट जाए, छोड़ दें, तो सबसे बेहतर जाति तो संसार में उरांव ही है, उरांव ही है या आदिवासी ही है। हाँ, तो हमारा जो सभ्यता और संस्कृति, सिंधु घाटी सभ्यता या मोहनजोदड़ो की सभ्यता, रोहतासगढ़ में एक बड़े किला के रूप में लोग वहाँ रहते थे और काफ़ी चर्चित थे, धनाढ्य थे। तो निश्चित रूप से उरांव समाज शुरू से बहुत उन्नत समाज रहा है। ये अपने व्यवहार, अपने नशापान और अशिक्षा की वजह से लोगों में जो जीवन शैली और जो जीने का जो ढंग है उसमें कमी आई है। निश्चित रूप से आपने सही कहा। प्रजातांत्रिक राज का गठन तो अभी हुआ है, लेकिन अगर हम लोग अगर गंभीरता से लें, अंदरूनी तक जाएं, तह तक जाएं, तो हमारे आदिवासी और ख़ास करके कुड़ुख समुदाय का जो प्रशासनिक ढांचा देखेंगे तो ये सभी का प्रजातांत्रिक का उसको जनक कहेंगे उसको। उस समय गांव-गांव में महतो पहान मुंडा होते थे, कोटवार होते थे, जो एक ग्राम को संचालित करते थे। कई गांव मिल करके एक पढ़ा होता था, पढ़ा होकर के एक परगना होता था। तो ये सब चीज़ तो भुला दी गई है। इस चीज़ अभी तो प्रजातांत्रिक राज का ढिंढोरा पीटा जा रहा है, जो कि हमारे
कुरुख समुदाय में बहुत पहले से भी बहुत संगठित रूप से ही चलाया और उसका मनोनयन और उसका संचालन होता था, जिसके चलते हम कुरुख समुदाय से हमको बड़ा गौरव महसूस होता है। और ऐसा लोगों का रुझान भी इस ओर आनी चाहिए, बढ़नी चाहिए। पहले हमारे आदिवासी समाज में स्वशासन व्यवस्था थी। लोग आपस में पहाड़ लोग और जो गांव के प्राचीन बुजुर्ग लोग थे उनके देखरेख में गांव का संचालन होता था। और इस चीज को भारत देश भी मानता है। और जब भारत देश आज़ाद हुआ उस समय भी संविधान निर्माताओं ने आदिवासी क्षेत्रों को विशेष दर्जा दिया है और आदिवासियों के बीच स्वशासन की छूट दे रखी है। या 5वीं अनुसूची में बाकायदा उल्लेखित है। लेकिन ये अलग बात है कि हर राज्य में इसको पालन नहीं हो रहा है और आदिवासियों का जो संवैधानिक अधिकार है उसको अभी तक पूरा नहीं कर पा रहे हैं, जिसके कारण हम पिछड़े हैं। और एक जनरल क्षेत्र की तरह आदिवासी क्षेत्र को भी देखा जा रहा है और उसी तरह शासन के द्वारा व्यवहार किया जा रहा है। तो हमें एकता बनाए रखना है और उसी के साथ में अपना जो संवैधानिक राइट्स है उसको हमें मांग करना चाहिए, जागरूक होना है और अपने संविधान के प्रति जागरूक होकर के उसको लागू करवाना है, तभी आदिवासियों को विकास हो पाएगा। तिग्गा साहब, मैं अब आपसे कहे कि आप कुड़ुख संस्कृति और गीतों वाद्य यंत्रों के बारे में काफ़ी रुचि रखते हैं और अपने समय में आपने इसका इस्तेमाल किया भी है। मैं आपसे कुड़ुख गीत सुनना चाहूँगा। कुरुख समुदाय में सबसे साल शुरू होता है जदुरा। तो आप जदुरा गाने वाले हैं लगता है। हाँ, जदुरा गाना हम सुनाना चाहते हैं। एक सनरा दाए जोड़ी चंदेवा बीली चिए के सनरा दाए जोड़ी बही कलवाकारी। हाय रे ये किसन दाए जोड़ी चंदेव बीली की ये किसन दाए जोड़ी चंदेव मलाकारी। गड्डी नूरा दाए जोड़ी चंदेव बीली की पनूरा दाए जोड़ी बही कलवाकारी। ये किसन दाए जोड़ी चंदेवा बीली ये किसन दाए जोड़ी बही कलवाकारी। पार तनूरा दाए जोड़ी चंदेवा बीली की टोड़ंग नूरा दाए जोड़ी बही कलवाकारी। हाय रे ये किसन दाए जोड़ी चंदेवा बीली की ये किसन दाए जोड़ी बही कलवाकारी।